नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों लाल लाल अक्षरों में लिख रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के यानी कि हम यहाँ पर लिख रखा है 30 प्लस क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों हम 70 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी को वीडियो जो है वो पूरा देखना है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है दोस्तों। 70 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो पॉलिटिकल साइंस के और मैंने इतिहास के भी करवा रखे हैं, इतिहास के भी मैंने करवाए हैं और आज हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। लेकिन दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के दो चैप्टर है दोस्तों। पहला आपका चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर के छोटे से लगाकर बड़े क्वेश्चन सभी कवर कर लेंगे। साथ ही आपका दूसरा चैप्टर है दो ध्रुवीयता कांड, उसको भी कवर कर लेंगे। छोटे और बड़े सभी क्वेश्चन हम देखने वाले इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। वीडियो लंबा रहने वाला है, लेकिन आप सभी को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। वीडियो लंबा रहेगा लेकिन आप सभी के कवर करवा दूंगा जितने भी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ गए हम मोबाइल की स्क्रीन पर और ये प्रमुख जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये आपके हाफ ईयरली पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था। तो अमेरिका सोवियत संघ, अमेरिका भारत, सोवियत संघ या जापान ब्राजील। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दोस्तों यानी शीत युद्ध लड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ। 1963, 1962, 1863, 1756। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ। 1962 में। क्यूबा पर संकट कब आया। 1962 में। इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्यूबा जो है वो अमेरिका के नज़दीक स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है और क्यूबा की मित्रता सोवियत संघ से थी, ठीक है। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 याद रख लेना, इसका बी राइट हो जाएगा। तीसरा आपके सामने क्वेश्चन है कि छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ मिलता था। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सुरक्षा का वादा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आर्थिक मदद, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सैन्य सहायता हथियार और ऑप्शन नंबर दे रखा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। सुरक्षा का वादा करती, आर्थिक मदद सौंपती, सैन्य सहायता और हथियारों की व्यवस्था करवाती महाशक्तियां, ठीक है, छोटे देशों को। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। और आगे देखते हैं आपके सामने चौथा क्वेश्चन है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था या पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया। 1914 से 18, 1912 से 23, 1914 से 56, 1915 से 25। तो राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1914 से 18। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। 1914 से 1918। अगर आपको पूछा जाए दूसरा विश्व युद्ध तो 1939 से 1945 में जो है वो दूसरा युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, याद रखना। इसके बाद आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है कि दूरी राष्ट्र में शामिल देश हैं जर्मनी, जापान, इटली या उपयुक्त सभी। तो दूरी राष्ट्र में आप सभी को पता है दोस्तों जर्मनी भी है, जापान भी है, इटली भी है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन है आपके सामने कि अमेरिका ने जापान के दो शहर एक तो हिरोशिमा और एक नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। 1946 का महीने या 1956 में या 1945 में या 1975 में। तो दोस्तों अमेरिका जो है वो जापान के दो शहर यानी एक तो हिरोशिमा है और एक नागासाकी में है, दोनों पर जो बम गिराता है वो गिराता है 1945 में। डेट याद करना चाहो तो याद कर सकते हैं दोस्तों। हिरोशिमा हीरो बनायो 6 दिन 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिरा दियो और नागासाकी यानी नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिरायो। तो ये याद रखना अमेरिका गिराता है जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी। और बम्बों के नाम क्या थे। लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बॉय और फैटमैन बम्बों के नाम थे, तो वो याद रख लेना, ठीक है। वैसे मैंने करवा रखा है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है आपके सामने कि नाटो की स्थापना कब हुई। 1956, 1958, 1923, 1949। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाटो की स्थापना 1949। 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई। क्या पता मैंने नोट्स में जल्दीबाजी में क्या लिख दिया था तो बहुत सारे कमेंट भी आए। तो दोस्तों नाटो की स्थापना याद रखना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, ठीक है। इसका डी राइट हो जाएगा।
और नाटो का पूरा नाम भी आ सकता है कि नाटो का पूरा नाम क्या है। तो नाटो का पूरा नाम देखो, एन से हो जाएगा नॉर्थ, ए से हो जाएगा अटलांटिक, टी से हो जाएगा ट्रेटी, ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है वो नाटो का पूरा नाम है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम है, ठीक है। तो ये नाटो की स्थापना भी याद रखना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8वां की सीटो यानी SEATO यानी साउथ ईस्ट एशियाई ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो की स्थापना कब हुई? 1956, 1954, 1955, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सीटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अपने 1954 के अंदर, यानी इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके सामने 9वां क्वेश्चन है कि वार्सा पैक्ट के नाम से किसे जाना जाता है? नाटो, सीटो, वार्सा संधि या इनमें से कोई नहीं। तो वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है वार्सा संधि, जो सोवियत संघ ने बनाई थी। किसने बनाई थी वार्सा संधि दोस्तों? सोवियत संघ ने, ठीक है। और सोवियत संघ ने कब बनाई थी वार्सा संधि? तो 1955 में, 1955 में दोस्तों वार्सा संधि बनाई थी, ठीक है, सोवियत संघ ने। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 10वां क्वेश्चन है कि 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने कितनी संधियां की थी? 5, 6, 3, 7। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 संधियां की थी, ठीक है। एक तो परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु परीक्षण संधि और परमाणु प्रेक्षेपास्त्र परिशमन संधि। तो 3 संधियां थी, मैंने करवा रखी है, वैसे याद कर लेना। इसके बाद आपके सामने 11वां क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961, 1962, 1963, 2006। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, याद कर लेना। तो ये बेलग्रेड में हुआ था 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन। इसके बाद देखिएगा 12वां क्वेश्चन है आपके सामने कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? हवाना, क्यूबा के अंदर। हवाना, क्यूबा में दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन हुआ था। इसमें कितने सदस्य देश के थे? तो इसमें 116 सदस्य जो है वो देश के थे, यानी इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके सामने 14वां क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत को क्या लाभ हुए थे? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले सका। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, गुलाम होने से बचा। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल ये सभी ऑप्शन जो है ये सभी पॉइंट आपके राइट हो जाएंगे, इसका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। गुटनिरपेक्षता नीति अपनाने से ये भारत को प्रमुख लाभ हुए थे। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, 15वां क्वेश्चन दे रखा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को किसका दर्जा दिया गया है? विकसित देशों का, विकासशील देशों का, अल्प विकसित देशों का, इनमें से कोई नहीं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को दोस्तों अल्प विकसित देशों का दर्जा दिया गया था, यानी पूर्ण तरीके से विकसित नहीं है, ठीक है, इसका सी राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, पृथकवाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काट कर रखना, किसी दूसरे देश से कोई मतलब न रखना, ए वे दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वे दोनों, यानी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काट कर रखना और किसी दूसरे देश से कोई मतलब न रखना, ये गुटनिरपेक्ष पृथकवाद का प्रमुख जो है वो अर्थ होता है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है दोस्तों कि 17वां क्वेश्चन है कि भारत और सोवियत संघ के बीच संधि कब हुई थी? भारत और सोवियत संघ के बीच संधि हुई थी 1971 में, 1997 के अंदर दोस्तों, ठीक है। 1971 में दोस्तों भारत और सोवियत संघ के बीच जो है वो संधि हुई थी। 18वां देखिएगा, 18वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान कोरिया में लड़ाई कब हुई थी? तो शीत युद्ध के दौरान कोरिया में लड़ाई हुई थी 1950 से 53 में, और बर्लिन में छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई थी दोस्तों 1953 से 62 में बर्लिन में, ठीक है। तो ध्यान रखना, बर्लिन की दीवार पूछी जाती है दोस्तों। बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था और 9 नवंबर 1989 को गिराया गया था, तो ये भी ध्यान रख लेना। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने कि अमेरिका किन विचारधाराओं का समर्थन करती है? पूंजीवाद, उदारवाद, लोकतंत्र, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल दोस्तों अमेरिका जो है वो इन प्रमुख विचारधाराओं का समर्थन, यानी पूंजीवाद का भी समर्थन करती है, उदारवाद का भी समर्थन करती है और लोकतंत्र का। और सोवियत संघ जो है वो साम्यवाद विचारधारा का समर्थन करता था, समाजवाद, साम्यवादी विचारधारा का, ठीक है। तो साम्यवादी विचारधारा का जो समर्थन करता था वो सोवियत संघ करता था और पूंजीवादी, उदारवादी, लोकतंत्र का समर्थन अमेरिका करता था। तो देखो इस प्रकार से ये बड़ा क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों कि अपरोध यानी रोग संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे कि जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हो,
एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा। अमेरिका और सोवियत संघ रूस दोनों ही ताकतवर थे, इसी कारण दोनों के बीच जो है वो युद्ध नहीं हुआ था और तीसरे विश्व युद्ध से बच गया था। तो यही मतलब होता है दोस्तों अवरोध रोग संतुलन का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। तो अगला देखिएगा, ये हमारा दूसरा जो है वो अध्याय स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा अध्याय हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और जिसने भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और अब देखते हैं ये प्रमुख जो क्वेश्चन है, जैसे दूसरे चैप्टर से देखते हैं। तो यहाँ बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो आप सभी को पता, मैंने बता दिया, 1961 में बनाई गई थी बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और समाजवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। और बर्लिन की दीवार जो इसकी लंबाई 150 किलोमीटर थी। ठीक है, इसके बाद बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। ये भी ध्यान रखना, निर्माण 1961 में हुआ था। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान विश्व में कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति बचा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पतन हो जाता है। तो फिर वर्तमान में एकमात्र महाशक्ति है वो अमेरिका बची, यानी इसका ए राइट हो जाएगा। यानी वर्तमान विश्व में कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति है? तो अमेरिका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। और रूसी क्रांति दोस्तों, रूसी प्रश्न पूछा जाए कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की जो मुद्रा है उसका नाम है रूबल। ठीक है, रूस की मुद्रा का नाम है दोस्तों रूबल, याद रखना, रूसी मुद्रा का नाम है रूबल। और रूसी संसद का क्या नाम है? तो रूसी संसद का नाम है ड्यूमा। रूसी संसद का नाम है ड्यूमा और रूसी मुद्रा का नाम है रूबल। चौथा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? तो सोवियत संघ में दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, लगभग 17 वर्षों तक चला था, 17 वर्षों तक। ठीक है, किताबों में 72 वर्ष भी कर रखा है, तो 72 वर्षों तक जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चला था, यानी इसका बी राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने पांचवा है कि कितने गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया? तो दोस्तों सोवियत संघ जो है वो 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया, इसका बी राइट हो जाएगा। छठा देखिएगा कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से हस्तक्षेप कब किया था? तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से हस्तक्षेप कब किया था? 1879, 1979 या 1986, 1975? बताइएगा दोस्तों, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से हस्तक्षेप कब किया था? तो यहाँ पर देखो 1879 और 1979, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका आंसर सभी दोस्त बताएंगे मुझे, 1% तो आपके लिए छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये आपको ये भी बता देता हूँ, एक तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, दोनों में से आपको बताना है भाई। ठीक है, कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से हस्तक्षेप कब किया था? 1879 में किया था या 1979 में किया था? ठीक है, तो अपना नाम और अपना जिला बता देना दोस्तों। ठीक है, आप किस राज्य में रहते हैं और अपना नाम लिख देना भाई, इसका आंसर जरूर बताना है। देखते हैं कि कौन कौन वीडियो पूरा देखते हैं। और भाई जो वीडियो पूरा देख रहे हैं और जो इन्हें अच्छे से याद कर रहे हैं, देख लेना, उनके नंबर पूरे आएंगे बिल्कुल 100 में से 100। ठीक है, आप मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, जरूर सफल होंगे। 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से बाल्टिक गणराज्यों के नाम बताओ। तो एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं देखो जल्दीबाजी में बता रहा हूँ, ना तो आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, इससे आपको बिल्कुल समय यानी बचत हो रही है आपके समय की। ठीक है, अब लाइव चलता तो मैं बातें हो जाती है और वीडियो 1-2 घंटा का हो जाता तो पूरा भी नहीं होता, ये सभी क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो बाल्टिक गणराज्यों के नाम ये प्रमुख हो जाएगी, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ये तीनों बाल्टिक गणराज्यों के नाम है दोस्तों। और इन्हें एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया तीनों को नाटो में कब शामिल किया गया था दोस्तों? ये भी ध्यान रख लेना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जाता है 2004 के अंदर। ठीक है, 2004 में इन्हें नाटो में शामिल कर दिया जाता है। इसके बाद आपके सामने 8वां क्वेश्चन है कि बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने थे? 1990, 1991, 1993, 1969? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1991 में दोस्तों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने थे। इसके बाद आप देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का अंत कब हुआ था? तो मैंने बता दिया 25 दिसंबर 1991 में हो जाएगा, इसका डी राइट। अगला देखिएगा 10वां क्वेश्चन है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो ये किया था गमाल अब्दुल नासिर ने, इसका सी राइट हो जाएगा। वायुमंडल देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के प्रेक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि कौन कौन सी है बताओ? तो इसमें यह हो जाएगा सीमित परमाणु प्रेक्षण संधि, इसका बी राइट हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां देखिएगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था जर्मनी का एकीकरण दोस्तों, इसका बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 13वां क्वेश्चन है कि क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ओ पिक्स आक्रमण कब हुआ था? 1950, 56, 61, 99? तो राइट आंसर हो जाएगा 1961। क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ओ पिक्स आक्रमण हुआ था 1961 में।
14वां क्वेश्चन देखिएगा, हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया था? तो हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था 1956 के अंदर, यानी 1956 में। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? 1585, 1963, 1784, 1787। राइट आंसर हो जाएगा 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ हुई थी। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, चीन और सोवियत संघ के बीच एक छोटे से भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध कब हुआ था? 1962, 1969, 1970, 1980। तो बताइएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। ठीक है, 1969 में दोस्तों। ठीक है, चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग को लेकर एक छोटा सा युद्ध हुआ था, ये इसका भी राइट हो जाएगा। 17वां देखिएगा, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन गणराज्यों ने की थी? तो बिल्कुल देखो दोस्तों, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, बेलारूस, यूक्रेन, ब्रिटेन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रूस और यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी थी दोस्तों, येल्त्सिन के नेतृत्व में। आपने पढ़ा होगा वैसे। निम्न में से कौन सी संधि का भारत ने विरोध किया? परमाणु अप्रसार संधि, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि, इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु अप्रसार संधि का विरोध जो है वो भारत ने विरोध किया था। क्यों किया था विरोध? क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी महाशक्तियां क्या कह रही थी कि भाई परमाणु से बहुत बड़ा प्रदूषण फैल रहा है, तो आगे से अब कोई परमाणु का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन भारत क्या कह रहे थे? भारत और अन्य देश थे दोस्तों छोटे मोटे, जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं। ठीक है, वे ये कह रहे थे कि हम तो अभी आज़ाद हुए हैं, तो हम तो अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु का उपयोग करेंगे। भाई आपने तो पहले उपयोग कर दिया, तो हम तो करेंगे। इसलिए दोस्तों भारत ने क्या किया था? विरोध किया था परमाणु अप्रसार संधि का। तो बिल्कुल इसका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम है दोस्तों CIA। ठीक है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम है CIA, तो ये ध्यान रखना है। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? ISI। ठीक है, और भारत की RAW, एक तो रॉ, ये खुफिया एजेंसी भारत की है। ठीक है, एक और है CBI भारत की है। तो CIA ये तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, पाकिस्तान की ISI है। 20वां देखिएगा, भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ से कैसी संधि की? तो भारत ने की थी 20 वर्षीय संधि, इसका भी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 21वां क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया। सोवियत संघ की मुख्य 3 विशेषताएं बताइएगा। तो सोवियत संघ की विशेषताएं, विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, विशाल ऊर्जा संसाधन है, यहाँ पर संचार प्रणाली मौजूद थी, आवागमन की अच्छी सुविधा थी। ये सब हो जाएंगे दोस्तों इसका प्रमुख 4 पॉइंट। और ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोवियत संघ की 3 विशेषता लिखनी है आपको इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम बताइए। तो विघटन के प्रमुख परिणाम बताना कि भाई विघटन का मतलब टूट क्यों गया सोवियत संघ? तो लिखेंगे कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी, दूसरी दुनिया का पतन हो गया था। ठीक है, तो ये विघटन के तहत प्रमुख परिणाम पूछे हैं, परिणाम। ठीक है, विघटन क्यों हो गया, परिणाम क्या निकले इसके? तो ये शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी, जो दूसरी दुनिया थी सोवियत संघ, उसका पतन हो गया था, और एकमात्र महाशक्ति बची थी वो अमेरिका थी। ठीक है, लिख सकते हैं कि हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई थी, एक अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बची, और विचारधाराओं की लड़ाई जो है वो खत्म हुई। नए देशों का, छोटे मोटे देशों जो थे उनका उदय हुआ। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों का ये प्रमुख महत्व बढ़ा। तो ये प्रमुख क्या है? ये सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम है। तो ये परिणाम भी आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों, याद कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है। 23वां क्वेश्चन देखिएगा कि शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी, तो सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने पूंजीवाद से डायरेक्ट अपना लिया दोस्तों, साम्यवाद। ठीक है, पूंजीवाद नहीं, सॉरी, क्या हुआ दोस्तों? सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने पूंजीवाद को अपना लिया था। सॉरी दोस्तों, पूंजीवाद को अपना लिया, यानी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण। यानी पहले सोवियत संघ के देश जो है वो साम्यवादी व्यवस्था अपना रखी थी, तो साम्यवाद से डायरेक्ट इन्होंने पूंजीवाद अपना लिया। तो ये क्या कहलाया? शॉक थेरेपी कहलाया दोस्तों। याद रखना, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण ही शॉक थेरेपी कहलाया था। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा 24वां क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी के तहत क्या क्या बदलाव किए गए थे? तो प्रमुख बदलाव, ये प्रमुख आप नोट कर सकते हैं कि अभी सभी देशों को पूंजीवाद अपनाना था, निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा था, राज्य की संपदा का निजीकरण होने लगा था। ठीक है, खेतों की तरीका बदल रहा था खेती का, और व्यापार से ही विकास होगा ऐसा माना जा रहा था, और इस प्रकार से पश्चिमी देशों से व्यापार को बढ़ावा दिया गया। तो ये प्रमुख क्या है? ये सभी शॉक थेरेपी के तहत प्रमुख बदलाव किए गए थे। 25वां आपके सामने क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी के प्रमुख परिणाम क्या निकले? बदलाव तो कर लिया, लेकिन परिणाम क्या निकले? तो परिणाम निकले, पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तहस नहस हो गई थी। रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया था।
ठीक है, जनता जो है वो बर्बाद हो गई थी और बड़े बड़े जो उद्योग थे वो छोटे मोटे दामों में बेच दिए गए थे। यहाँ पर आगे चौथा पॉइंट के 90% उद्योगों को औने पौने दामों में निजी हाथों में बेच दिया गया था। रूस की मुद्रा में गिरावट आई, महंगाई बढ़ी, लोगों की जमा पूंजी जाती रही। ठीक है, नुकसान हो गया था दोस्तों। तो ये दोस्तों देखो, मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल के साथ जुड़िएगा दोस्तों। ना तो आपका मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, आपकी समय की भी बचत होगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अभी देखो मैंने कितनी जल्दीबाजी में दोस्तों प्रमुख क्वेश्चन को फटाफट करवाई। मेरा दोस्तों देखो मुंह दुखने लग गया, लेकिन मैंने कहा कि दोस्तों के लिए हेल्प चाहिए तो हेल्प तो करनी होगी दोस्तों की। ठीक है, तो सभी प्यारे दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों बिल्कुल आप इसी तरीके से मेहनत करते हैं, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करते हैं, बिल्कुल आपके 100 में से 100 दोस्तों पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आज मैंने दोस्तों अपने चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर और चैप्टर नंबर 2 कौन सा, दो ध्रुवीयता कांड, दोनों चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।